आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी की जो वीडियो है वो टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर ए सेक्शन देखना है, बी सेक्शन देखना है तो वो वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो है सेक्शन सी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 10 तक करा दिए थे कल, तो इसके आगे से करते हैं। तो इसमें बोल रहा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से खोखला है, ठीक है। जैसे फुटबॉल होती है, अंदर से हवा भरी होती है, अंदर उसमें सॉलिड नहीं होता अंदर से। और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को बोला जाएगा सॉलिड स्फेयर, क्योंकि उसमें अंदर तक मैटर भरा हुआ है, ठीक है। तो एक शेल है जिसकी हमें रेडियस दे दिए। जो अंदर का रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और जो बाहर का है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बताया था, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कराया था उसमें बताया था असाइनमेंट्स में भी कि जो रिकास्टिंग वाले होते हैं उनमें वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो फिगर कुछ ऐसे दी हुई है हमें। जो स्फेयर है उसके इंटरनल और आउटर रेडियस हमें दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और जो स्फेयर है वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर और हाइट नहीं दी गई, तो हाइट को हम h मान लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, इसे मान लेंगे आर आई, कितना है 3 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियाई ऑफ स्फेयर को क्या मानेंगे, आर ओ, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, इसके रेडियस को ले लेंगे आर। रेडियस कितना होगा, सॉरी 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट बच रही है तो इसे क्या मान लेंगे, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू h सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने रिकास्ट किया तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, है ना, क्योंकि हमने मटेरियल तो वही यूज़ किया जो स्फेयर में था, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की निकालनी है ना हमें हाइट, तो सिलेंडर को पहले लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कितनी होगी, जो आउटर सॉलिड है, मतलब अगर हम इस पूरे को सॉलिड मान लें, उसमें से अगर हम अंदर वाला स्फेयर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शेल की वॉल्यूम, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कितना, पाई 4/3 पाई आर ओ की क्यूब माइनस आर आई की क्यूब। ये कैसे आया, 4/3 पाई आर ओ की क्यूब होगा, उसमें से अंदर वाली क्यूब माइनस कर दी, अंदर वाला स्फेयर। वैल्यूज पुट कर लेंगे आप। सबसे पहले तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, रेडियस कितना था इसका, 7 h हमें पता नहीं, 4/3 आर ओ कितना है 5 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब। तो h इक्वल्स टू 4/3 ब्रैकेट में ये 7 कहाँ जाएंगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसमें। और 5 की क्यूब होता है 125 और 3 की क्यूब होती है 27, ठीक है। तो h आ गया हमारे पास 4/3 इंटू 125 में से 27 माइनस करेंगे तो 98/49, 49 2 ज़ा 98, तो कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास क्या, हाइट, ठीक है। इसे मिक्स में भी बना सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा रिमाइंडर और नीचे 3 आएगा। पर हमें क्या है, ये इससे करना आसान है तो ये दोनों ही कर देना तुम, ठीक है।
अब आते हैं आगे। हमसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था इन्होंने, टोटल सरफेस एरिया बोला था कि सिलेंडर का, जो नया सिलेंडर बना उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें हाइट पता चल गई है तो टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो TSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में H प्लस R। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था सिलेंडर का 7, H कितनी आई थी 8/3 लेंगे और ये 7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी सीधी यहाँ पे, 3 7 से 21, 7 से 7 काट लो सबसे पहले तो 44 इंटू 3 7 से 21, 21 प्लस 8 29/3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 29 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 9 से 36, तो हमारे पास आ जाएगा 1276/3। और इसे अगर हम पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा आंसर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में बोल रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो हमें प्रूव करना है कि जब दो टेंजेंट एक सर्कल को छूते हैं एक पॉइंट से, ठीक है, तो जो वो टेंजेंट एंगल्स बनाते हैं सेंटर पे और जो टेंजेंट खुद बना रहे हैं वो दोनों एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्री नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। ये तुम्हारा 7th में आ जाता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो एंगल्स जिनका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स जिनका सम 90 हो। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो हमें उनका सम 90 डिग्री प्रूव करना होगा, और अगर सप्लीमेंट्री तो उनका सम 180। तो अब इन्होंने कौन कौन से एंगल पूछे थे, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू प्रूव एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो एंगल A कितना होगा, एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल B के, और दोनों होंगे कितने 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट्स रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी कि 90 डिग्री हुआ ये वाला एंगल, जो ये एंगल दिया है, और ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे। अब क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, PAOB, PAOB, इसमें क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर नहीं पता हो तो याद रखना, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, ठीक है, उसके चारों एंगल का सम होता है 360। कॉनकेव है अगर वो, मतलब अगर ऐसा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, सॉरी कॉन्वेक्स है अगर वो। ठीक है, तो जितने भी अब तुम पढ़ते हो वो सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे ट्रेपीजियम वगैरह। अब इन्हें लिख लेंगे, एंगल P प्लस एंगल O, एंगल A कितना है 90 डिग्री, B कितना है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं कि A और B जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360, 90 और 90 180 इधर जाएगा तो माइनस के, तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, इजी सा था। अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। इसके और वाले पार्ट में क्या बोल रहा है वो,
टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो बोले एक पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दो TP और TQ। प्रूव दैट एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल OPQ मतलब ये वाला एंगल। मतलब हमें इस वाले एंगल को ये दिखाना है कि देखो क्या दिखाना है हमें कि एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल OPQ, ये दिखाना है हमें। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले किस चीज से कि इन ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल भी छोड़ो, सबसे पहले क्या करेंगे कि एंगल TPO इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है, टेंजेंट्स जो होते हैं वो रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये चीज़ तो चैप्टर करा है ये, तो ये चीज़ तो दिमाग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वाली प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ तो दिमाग में बैठी गई होगी कि एंगल TPO 90 डिग्री होगा। अब एंगल TPO बना किस किस एंगल से मिलके बना हुआ है, TPQ प्लस एंगल QPO, या यहाँ पे OPQ प्रूफ करना है तो हम OPQ लेंगे, है ना। एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इन दोनों एंगल को ऐड करा है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या होता है 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल पूरा। अब क्या करेंगे, TPQ जो है उसे OPQ को भेज दो इधर, तो एंगल TPQ आ जाएगा हमारे पास कितना, एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, TP या ऐसे करो इन ट्राइंगल, अब आ जाएंगे ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल TPQ TP इक्वल्स टू TQ, क्यों होगा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। जब भी हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। TP के सामने वाला ये एंगल और TQ के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल थी। ठीक है, तो यहां से हम क्या ले लेंगे कि एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल TPQ। रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एक ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसे हमने कितना प्रूव किया था TPQ को, 90 माइनस एंगल OPQ। तो 90 माइनस, या इस लाइन को दोबारा ही लिख लो, TQP इक्वल्स टू एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा मिक्सअप सा हो गया, इसमें एडजस्ट कर लेना इतना। अब आते हैं दोबारा इसी ट्राइंगल पे। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ट्राइंगल ये था, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब TPQ और TQP को हम 90 माइनस एंगल OPQ प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल
टी क्यू इक्वल्स टू, सॉरी, टी पी क्यू को क्या लिखेंगे, प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, और टी क्यू पी जो है उसे भी यही लिखा जाएगा, प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब एंगल पी टी क्यू को इधर ही छोड़ना है, और इन दोनों ये जो पूरी टर्म है इसे पूछा देंगे इधर। देखो 90 प्लस के हैं दोनों, 90 प्लस 90 180, और दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के 180 हो जाएंगे। एक 180 तो पहले ही था और दूसरा 180 गया तो माइनस का हो गया। और ओ पी क्यू और ओ पी क्यू कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 ओ पी क्यू। अब माइनस के 2 ओ पी क्यू इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। 180 से 180 कैंसिल आउट, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का और वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 होने वाले हैं केस स्टडी के ऊपर। ठीक है, तो केस स्टडी के ऊपर मतलब केस स्टडी का लोगों ने वो बना रखा है, थोड़ा डर बिठा रखा है, पर इसमें कुछ नहीं है। बस ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन बच्चा अपना टाइम सही से मैनेज कर सकता है, कुछ चीज़ पढ़ के, कोई पैराग्राफ पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन कितने अच्छे से निकाल सकता है। तो क्वेश्चन इजी हैं, इतने हार्ड नहीं है, बस तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर है कि तुम्हारा मतलब कितने अच्छे से तुम कोई इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हो एक पैराग्राफ पढ़ के। तो स्टार्टिंग में ऐसी टाइम वेस्ट करने के लिए इन्होंने बच्चों का डाला हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलेशन फॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ नेविगेशन, की नेविगेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ बाय लैंड, एयर और सी, और तीनों में से किसी भी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और जो जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो रेडियो नेविगेशन सिस्टम की मदद से हमारी पोजीशन को लोकेट करने में या किसी चीज़ की किसी भी पोजीशन को लोकेट करने में मदद करता है सैटेलाइट की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर पता चल गया सीधा सीधा क्योंकि टावर की हाइट दे दी। ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट, और उसने एक बोट को नोटिस किया जो उसकी साइड उसकी तरफ आ रही थी। अ क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स ऑफ स्लोप्स, तो ऐसे ही दे रखा है ये, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जिससे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या जो कितने एंगल पे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को मेजर करता है। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ पे, देखो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, डिप्रेशन 240, हाइट हमें पता चली, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, आगे आ जाते हैं। तो इन्होंने नीचे पूछा है मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि टावर के फुट से वो बोट कितनी दूरी पे है। तो देखो फिगर कुछ ऐसे बनेगी इसकी, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था और हमें डिस्टेंस निकालना था यानी कि BC निकालना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल लिया हमने ABC के अंदर सबसे पहले क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, 10 में, 10 30 डिग्री। अब ये याद रखना जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ये होता है क्योंकि ये दोनों लाइन पैर पर वो होती हैं पैरेलल, और ये एंगल क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिप्रेशन भी दिया हुआ है तो भी यहीं पे बनेगा एंगल। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी तुम फिगर बनाओगे तो फिगर सोच समझ के बनानी है इनमें, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी दे देते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो हमें उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है और जो भी फिगर बनेगी उसमें पुट करनी है फिर वो। ठीक है, तो 1030 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर गिवन था हमें 2 या AB, और बेस कितना है BC हमें निकालना है तो 1/√3। AB 240 गिवन है और BC निकालना है हमें 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC जाएगा 1 के पास,
1 से करेंगे तो BC और √3 240 के पास। तो यहाँ से हमारे पास BC आ गई कितनी 240 √3 मीटर। तो जो बोट है वो 240 √3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व्ड that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240 √3 - 1 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक है, he immediately raised the alarm what was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower। तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है हमें। तो देखो अगली फिगर इसी से ही बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि लेट न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन बी थीटा मान लेते हैं। तो अब वो बोट पास आ रही थी, तो यानी कि अब जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, दूसरी चीज यहां से यहां तक कितना आया था 240 √3 मीटर, है ना, हमने BC निकाला है। अब इन्होंने बोला क्या कि ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, कम हो गया, मतलब जब उसने दोबारा देखा तो बोट इतने पास आ चुकी थी, इतना डिस्टेंस कम हो चुका था बोट का। तो जो नया डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये वाला, है ना, और डिस्टेंस कम कितना हुआ है 240 √3 - 1। तो अब ये डिस्टेंस कम हो गया, तो देखो अगर हम कम करेंगे तो कितना आएगा 240, या न्यू डिस्टेंस सीधा लिख लो, इतना न्यू डिस्टेंस कितना था पहले 240 √3, और कितना कम हुआ -240 √3 - 1। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 240 √3, 240 की √3 से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो 240 √3 और ये माइनस का था प्लस का, 240 1 = 240, इससे ये कैंसिल, 240 √3 - 240 √3 0 हो जाएगा। तो नया डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 240 मीटर। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना आया 240 मीटर, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को ले लो, कुछ भी डी ले लो, तो इन ट्राइंगल ABD tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था और परपेंडिकुलर कितना था AB अपॉन BD। अब दोनों के दोनों 240 हैं, तो 240 अपॉन 240 काट के कितना आएगा 1, पर ये वैल्यू किसके बराबर होती है tan 45 के, है ना, tan 45 तो 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, tan इक्वल है तो यानी कि थीटा किसके इक्वल होगा 45 के। तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। तो बोल रहे हैं कि पुशअप्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और इफेक्टिव भी है, जो मतलब एथलेटिक्स में भी हेल्पफुल होती है। वाइल द पुशअप्स प्राइमरीली टारगेट द मसल्स ऑफ द चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स, सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प इन टोनिंग अप द होल बॉडी। तो हालांकि चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स की हेल्प होती है, मतलब इन मसल्स की ज़रूरत पड़ती है पुशअप्स के लिए, पर और भी मसल्स की जो मतलब और मसल्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है पूरी बॉडी को टोन करने के लिए पुशअप्स। इसके बाद इन्होंने बोला है क्या कि नितेश wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. बहुत हैं तो, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour
for which he practices regularly with each day of practice. He is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till the target is achieved. Keep the above situation in mind. Answer the following question. तो फर्स्ट पार्ट है फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एपी बनानी है। द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। तो हमें बताना है कि उसे मिनिमम कितने दिन लगेंगे, कितने दिन की प्रैक्टिस लगेगी अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, ये इस चीज के ऊपर होते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है उसे तुम कितने अच्छी तरह से दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। जैसे एपी बना लेंगे, एपी बनानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि रोज 5-5, मतलब वो करंटली 3000 पुशअप्स लगाता है जब उसने प्रैक्टिस स्टार्ट करी पहले 1 घंटे में, और रोज वो क्या करता है 5 पुशअप्स बढ़ा देता है, ठीक है। रोज 5 बढ़ाएगा तो 3000, फिर 3005, है ना। ऐसे एपी बन जाएगी कब तक, जब तक कि वो अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर लेता। ये उसका गोल है 1 घंटे में इतनी पुशअप मारना। तो देखो ए हमें पता है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, डी क्या है डिफरेंस। डिफरेंस इन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया कि रोज वो 5 बढ़ा रहा है तो 5 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो टीएन कितनी है 3900, ये कितने दिन में वो कर पाएगा, ठीक है। तो टीएन इतने दिन में कर पाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 3900 के। अब वैल्यूज रख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3000 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी, वो सॉरी एन माइनस एन की तो पता ही नहीं निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू 3900। 3000 को भेज देंगे इधर। अब इस यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि इस ब्रैकेट को कभी भी नहीं खोलना, ठीक है। लास्ट में खोलेंगे पर स्टार्टिंग में कभी मत खोलना इसे। 3000 को इधर भेजेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 कितना हो गया 3900 माइनस 3000, है ना। n माइनस 1 इंटू 5 कितना आया 900, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 4 बचा 40, 5 8 ज़ा 40 और 0 का 0। तो n माइनस 1 कितना आ गया 180, और n कितना आ गया माइनस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, इधर गया प्लस 1 तो 181। पर फर्स्ट पार्ट का आंसर ये नहीं है, ठीक है। याद रखना इतने दिन में क्या है उसका गोल अकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है। पर उसे प्रैक्टिस कितने दिन करनी पड़ेगी, इससे 1 दिन पहले तक, है ना। 1 दिन पहले मतलब जो n आएगा उसमें से 1 माइनस, यानी कि आंसर क्या होगा 180, ठीक है। ये n की वैल्यू है पर ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां पे कर देंगे ही विल नीड 180 डेज ऑफ प्रैक्टिस before accomplishing his goal, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लेंगे, n का कोई वो नहीं है, n अगले पार्ट में काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितिश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है अप टू द डे, उसने टोटल कितनी पुशअप लगाई जब तक उसका गोल अकम्प्लिश हुआ तब तक। तो यानी कि जो 181st डे पे उसने पुशअप लगाई थी वो भी काउंट होंगी। इन दोनों वर्ड को याद रखना। इसमें क्या है बिफोर द डे हिज गोल अकम्प्लिश्ड, इसका मतलब क्या है उसका गोल अकम्प्लिश होने से 1 दिन पहले तक, है ना। तो हमने 180 निकाला था, पर यहाँ पे बोला जिस दिन उसका गोल अकम्प्लिश हुआ उस दिन तक, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, जो n की वैल्यू आई थी यानी कि 181। अब देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म।
अब दोनों ही हमें पता है, एन भी पता है, 181/2। ए कितना था 3000 और एन कितना था 3900। ऐड कर लेंगे 181/2 इंटू 6900। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ है, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0। इनकी कर लेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 62445 इतनी पुशअप्स वो लगाएगा। कब तक, जब तक उसका गोल एकम्प्लिश होगा उस दिन तक। ठीक है, तो ये था सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का। अगर बेसिक का चाहिए है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, और जो बाकी की वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट आ रही होगी, प्लेलिस्ट में से प्ले कर सकते हैं सेक्शन ए और बी की। ठीक है।